हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला प्रश्न, जीन पियाजे के बारे में असत्य है। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि जीन पियाजे के बारे में असत्य है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन व अवस्था। क्या यह जीन पियाजे के द्वारा दी गई है? ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण की समझ व पलटन का गुण, यानी जो पलटाभी गुण है और संरक्षण का जो समझ है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। ऑप्शन सी है आपके सामने भाषा व चिंतन अलग अलग प्रणाली हैं। ऑप्शन 4 है कि चिंतन भाषा का वाहक है। और ऑप्शन 5 है सजीववाद की प्रवृत्ति मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। अब इस क्वेश्चन को वही सही कर पाएगा जिसने जीन पियाजे के बारे में पूरी थ्योरी डिटेल से पढ़ रखी है और वह एक एक वर्ड के अर्थ को समझ रहा है, जैसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन से लक्षण और गुण प्रदर्शित होते हैं इत्यादि चीज़ें। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, 4 सही हैं। सॉरी, यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4 सही हैं, केवल 5 सही हैं, केवल 2 और 5 सही हैं और सभी सही हैं। तो आप अपने उत्तर का चयन करेंगे कि यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपने सही उत्तर का चयन जरूर कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो कि दिया गया है संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन व अवस्थाएं किसके द्वारा बताई गई हैं? जीन पियाजे के द्वारा। तो पहला आपका सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण की समझ और पलटावी गुण आ जाते हैं, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ों का अभाव पाया जाता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। भाषा व चिंतन अलग अलग प्रणाली हैं, तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी है आपका चिंतन भाषा का वाहक है, ये भी सही है। लेकिन सजीववाद की प्रवृत्ति मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था में आती है, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि 1, 2, 3 व 4 सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि इनमें से सही बताइए। कुछ कथन आपके सामने दिए गए हैं और उनमें से क्या पूछा गया है कि सही है। ऑप्शन ए है अप्रत्यक्ष विधियां तनाव व दबाव को कम या समाप्त कर देती हैं। ऑप्शन बी है मन तरंग विकलांग बालकों द्वारा प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी है युक्तिकरण या तार्कीकरण के अंतर्गत पाठ्यक्रम से प्रश्न बाहर आना। युक्तिकरण या तार्किकीकरण का अर्थ है कि पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न आना। ऑप्शन डी है दमन का अर्थ है बिना जानकारी के अचेतन मन में दबा देना। बिना जानकारी के अचेतन मन में किसी भी बात को दबा देना। ऑप्शन 5 है आपके सामने प्रक्षेपण का क्या अर्थ है? तो भ्रष्टाचारी नेता द्वारा भ्रष्टाचार पर भाषण देना। तो यहाँ पर आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे कि 1, 2, 3, 4 सही हैं, 2, 3, 4 सही हैं, सभी सही हैं या कोई नहीं सही है। तो देखिए, अप्रत्यक्ष विधियाँ जो हैं वो तनाव और दबाव को कम या समाप्त कर देती हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मन तरंग विकलांगों यानी जो विकलांग बालक है उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, विकलांग बच्चा क्या सोचता है कि मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, अगर मेरा पैर ठीक होता, मेरा हाथ ठीक होता तो मैं और अच्छा लिख लेता, मैं अच्छे से दौड़ लेता। तो ये इस तरीके की मन तरंग भावनाएँ उसके अंतर्गत आती रहती हैं। ये भी ठीक हो जाएगा। युक्तिकरण और तार्कीकरण का अर्थ है कि जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, हमारे सिलेबस के बाहर होती है, तब उसमें हम क्या करते हैं, इन लॉजिकल चीज़ों का प्रयोग करते हैं कि क्या पता इसमें ऐसा भी हो सकता है। तो युक्तिकरण का अर्थ क्या है कि कोई चीज़ ना आने पर भी उसके बारे में क्या करना, प्रयास करना। तो नहीं क्यों आ रही? क्योंकि वो पाठ्यक्रम से बाहर है। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। दमन का अर्थ होता है कि अपनी कुछ ऐसी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को अपने अचेतन मन में दबा लेना जो कि समय आने पर बाहर आएंगी। हर समय आपको वो चीज़ें बाहर नहीं दिख सकती हैं। तो दमन का अर्थ ही होता है कि अपने अचेतन मन में किसी चीज़ को दबा लेना। तो ऑप्शन 4 भी आपका सही होगा। जबकि प्रक्षेपण का अर्थ भ्रष्टाचारी नेता जो है वह भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहा है, ये प्रक्षेपण का बिल्कुल भी अर्थ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी कि 1, 2, 3 व 4 सही है। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए,
क्वेश्चन जो है उनका लेवल शायद थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इन क्वेश्चन पर अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सही है वया संधि काल उत्तर किशोरावस्था को कहते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ मानव व्यवहार की चालक होती हैं, ऐसा मैकडूगल ने कहा है। स्ट्रॉन्ग प्रपत्र का अर्थ है कि अभिक्षमता एकात्मक बनाम हताशा की अवस्था एरिक्सन के द्वारा दी गई है। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वया संधि। वया संधि किसे कहते हैं? तो जब दो अवस्थाओं के बीच का संक्रमण काल होता है उसे हम वया संधि कहते हैं, किसी एक अवस्था को हम नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए आपके किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच के समय को क्या कहेंगे? तो वया संधि कहेंगे। तो दो अवस्थाओं के बीच का समय क्या कहलाता है? वया संधि। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियाँ मानव व्यवहार की चालक हैं, ऐसा कहने वाले मैकडूगल थे। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने मूल प्रवृत्तियों से संबंधित अपना क्या दिया है? सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जिसके लिए प्रत्येक 14 संवेग का होना आवश्यक है। इसके बाद देखेंगे स्ट्रॉन्ग प्रपत्र। स्ट्रॉन्ग प्रपत्र का अर्थ अभिक्षमता से बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर एरिक्सन की बात की जाए तो इन्होंने व्यक्ति के विकास के ये जो चरण दिए हैं कि जैसे एकात्मक बनाम हताशा और आपके आत्महीनता, इस तरीके के इन्होंने कई सारे अपने चरण दिए हैं। लगभग आई थिंक 8 या इन्होंने अवस्थाएं बताई हुई हैं विकास की। तो उसी में से ये एक चरण आता है एकात्मक बनाम हताशा की अवस्था। तो ये एरिक्सन के द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों की अभिव्यक्ति व सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, इनमें से सही पूछा गया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी पर महत्व दिया जाता है, ये बात तो ठीक ही है। गतिविधि आधारित अधिगम यानी कि ABC करके दिखाना। ऑप्शन सी है निर्माणात्मक निर्माणात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन जो है वह निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, ऐसा NCF 2005 में बताया गया है। मूर्त प्रतिनिधान अवस्था के प्रतिपादक ब्रूनर हैं। तो यहाँ पर आपके जो कुछ राइट ऑप्शन करने हैं आपको, उनमें आपके सामने जो क्वेश्चन के ऑप्शन हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है 1 व 4 सही है, दूसरा है 1, 2, 3 सही है, तीसरा है उपरोक्त सभी सही है, चौथा है कोई नहीं सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। गतिविधि आधारित अधिगम के अंतर्गत करके सीखा जाता है। निर्माणात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। NCF 2005 में बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता बताया गया। तो ये सभी चीज़ें आपकी राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सी प्रक्रिया है जिससे बालक समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में आवश्यक कौशल का सर्जन करेगा? ऐसा कौन सा जो है सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक सक्रिय सदस्य के रूप में कौशल अर्जन करेगा? ऑप्शन ए है सामाजिकरण, बी है सीखना, सी है परिपक्वता, डी है विकास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह समाज का सक्रिय सदस्य तभी बन पाएगा जब उसके अंदर सामाजिक गुणों का जो है सर्जन होगा, उसके बाद ही वह समाज का सक्रिय सदस्य बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत व व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। सतत व व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में, व्यापक अनुभव प्रदान करने में, रचनात्मक मूल्यांकन में या उपरोक्त सभी में। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किन चीज़ों के लिए आवश्यक होता है? तो ये निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से भागीदारी निभाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो है बच्चे का लगातार आंकलन किया जा सकता है। और यह व्यापक अनुभव भी प्रदान करता है क्योंकि ये लगातार किया जाता है। यह रचनात्मक भी होता है क्योंकि ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये सृजनात्मक और सतत होता है, जिसमें बच्चा करके भी अपने जो परीक्षा है उत्तर है उन्हें बता पाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। अब आपको इनमें से एक गलत बताना होगा। अब एक गलत है या दो गलत हैं वो आपके ऑप्शन पर निर्भर करेगा। निजी भाषा, निजी भाषा के बारे में इस कॉन्सेप्ट को कौन बताता है? क्या बाइगोस्की निजी भाषा के रूप में बात करते हैं? ऑप्शन बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था खिलौनों की आयु होती है। ऑप्शन सी है NCF 2005 गुणवत्ता आयाम बालकों के संचरित अनुभव को महत्व देता है। ऑप्शन फोर्थ है शिक्षण अनुदेशन की प्रक्रिया है और समावेशित शिक्षा निःशक्त बालकों के लिए है।
ऑप्शन 6 है आपके सामने, भाषा अवबोधन विकार, जो भाषा अवबोधन विकार है वह पठन वैफल्य से संबंधित है, यानी कि पढ़ने में जो विद्यार्थी विफल होते हैं, पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें भाषा अवबोधन का विकार होता है। समावेशी शिक्षा सिर्फ निःशक्त बालकों के लिए होती है, यानी कि जो बच्चे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम है उन्हीं के लिए होती है। शिक्षण एक अनुदेशन की प्रक्रिया है। एनसीएफ 2005 में बालक के संचरित अनुभव को महत्व दिया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है और निजी भाषा का कॉन्सेप्ट वाइगोस्की ने दिया है। अब आपके सामने ऑप्शन है कि 1, 2, 3, 4, 5 सही है, सॉरी 1, 2, 3, 5 सही है। ऑप्शन बी है केवल 1 सही है। ऑप्शन सी है कि केवल 4 सही है। ऑप्शन डी है कि सभी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1, 2, 3, 5 और 6 सही है, जबकि 4 आपका क्या है, गलत है। तो 1, 2, 3 और 5 आपके सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि फ्रायड के बारे में सही है। फ्रायड के बारे में सही है। देखिए फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो मनो विश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। इन्होंने लैंगिकता के ऊपर बात की है। इन्होंने बच्चे के विकास को लैंगिकता के आधार पर जो है विभाजित किया है कि किस प्रकार गुदावस्था होती है, मुखीय अवस्था होती है, इस प्रकार इन्होंने बच्चे के विकास को समझाया है। तो इनके बारे में कहा गया है कि इनके बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। विस्मृति का अध्ययन क्या फ्रायड ने किया है? ऑप्शन बी है बाल विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। ऑप्शन सी है मनोगतिक उपागम की व्याख्या की है। ऑप्शन डी है अचेतन मन की तुलना वर्ग के निचले हिस्से से की है। और ऑप्शन 5 है आपके सामने, यानी कि ई है कि लिबिडो यानी कि काम प्रवृत्ति पर बल दिया है। इन्होंने ये भी बताया है कि जो बच्चा है उसके अंदर बचपन से ही काम प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें इन्होंने सबसे पहली अवस्था बताई थी मुखी अवस्था। और मुखी अवस्था के अंतर्गत बच्चा जिस भी चीज़ों से लगाव करता है तो वह उसे क्या करता है, चूसने लगता है। जैसे कि बच्चे का मुंह में अंगूठा या उंगली डालना या किसी भी चीज़ को देख करके सीधा मुंह में डालना, क्योंकि उस समय जो उसकी काम वासना होती है वो मुखी अवस्था में होती है। फिर उन्होंने बताया गुदी अवस्था। तो इस प्रकार से इन्होंने जितनी भी अवस्थाएं दी हैं, क्या इन्होंने बाल विकास की 5 अवस्थाएं दी हैं? तो इनमें आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कि 2, 3, 4, 5 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 व 2 सही है, या उपरोक्त सभी सही हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? यानी कि जब हम सीखते हैं, जब एक बच्चा सीखना प्रारंभ करता है तो उस समय उसके सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज़ की होती है? ऑप्शन ए है अनुकरण, बी है अर्थ निर्माण, सी है अनुबंधन और डी है रटकर याद करना। तो देखिए एनसीएफ 2005 की बात की जाए या नई शिक्षा नीति की बात की जाए या एनसीईआरटी के उपागम की बात की जाए या कोठारी आयोग के दिए गए नियमों की बात की जाए, तो किसी की भी हम बात करें, कोई भी शिक्षा रट कर सीखने पर बल नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ऐसे ही कट जाना है। अनुकरण का मतलब होता है देख करके सीखना। तो सीखने के लिए देख करके सीखना एक बहुत ही आवश्यक तथ्य है, लेकिन और भी ऑप्शन हो सकता है कि इससे अच्छे हमें मिल जाएं। अनुबंधन, किसी चीज़ में बीच में क्या बनाएंगे, हम उसके एक बीच का रास्ता निकालेंगे, दो चीज़ों को जोड़ करके सीखेंगे, तो ये भी आपका ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो कहा गया है कि अर्थ निर्माण। तो आई होप कि ये जो आपका ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का अर्थ समझ लेते हैं, अर्थ निर्माण करने लगते हैं, तो वो चीज़ सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, तो फिलहाल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो अर्थ निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है क्या है? तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि अधिगम का अर्थ ही होता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो अधिगम जो है क्या है? ऑप्शन ए है सक्रिय एवं सामाजिक है, निष्क्रिय एवं सरल है, सक्रिय एवं सरल है, निष्क्रिय एवं सामाजिक है। तो जहाँ जहाँ निष्क्रिय है वो तो कट ही जाना है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं। अब देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार जो अधिगम है उसके बारे में बताया गया है कि ये सामाजिक है। तो ये बात तो सही है कि ये सामाजिक प्रक्रिया है, समाज के द्वारा सीखा जाता है। अधिगम कहाँ से शुरू होता है? तो समाज सबसे ज़्यादा हमें अधिगम करवाता है।
बात की जाए सक्रिय, सक्रिय भी सही है, लेकिन सरल जैसी यहाँ पर कोई भी बात नहीं आएगी कि अधिगम सरल है या कठिन है। तो अधिगम एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ये सरल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि अधिगम क्या है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम सक्रिय एवं सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान नहीं है, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए संगीतात्मक बुद्धि कवि के अंतर्गत होती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि चिकित्सक के अंतर्गत होती है, स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार के अंतर्गत होती है और भाषिक बुद्धि वकील के अंतर्गत होती है। तो अब आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं उनकी बात की गई है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। तो कवि के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, तो कवि के अंदर आपके जो है संगीतात्मक बुद्धि पाई जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार में पाई जाएगी, ये भी ठीक है। भाषिक बुद्धि वकील में पाई जाएगी, ये भी ठीक है। लेकिन अंतर्वैयक्तिक बुद्धि चिकित्सक में नहीं पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता को बढ़ाना, बी है अधिगम करना और सी है वर्गीकरण करना, डी है कोई नहीं। तो मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि मूल्यांकन का, जब भी हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो हमें केंद्र में मुख्य रूप से आधार बना करके यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल्यांकन के समय भी बच्चा क्या कर सके, अधिगम कर सके। मूल्यांकन का अर्थ ही होना चाहिए अधिगम को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, मतलब ऐसा कौन सा व्यवहार है जिसके द्वारा हम ये जान सकेंगे कि बच्चा सीखने में असमर्थ है। ऑप्शन है ई को का लिखना, संवेगात्मक अस्थिरता यानी कि अपने संवेगों पर नियंत्रण ना कर पाना, जरा जरा सी बात में गुस्सा हो जाना और चिड़चिड़ाहट करना, चीज़ों को ना समझना, ई को का लिख देना। ऑप्शन सी है स्मृति चिंतन पठन योग्यता का अभाव, यानी कि उसकी स्मृति बहुत ही ज़्यादा वीक होगी, काफ़ी समय तक अपनी मेमोरी में किसी चीज़ को नहीं रख सकता है, बहुत ही जल्दी भूल जाता है। चिंतन का अभाव पाया जाता है, पठन योग्यता का अभाव पाया जाता है, यानी पढ़ने में भी उतना सक्षम नहीं है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ई को का लिखना, संवेगात्मक अस्थिरता, स्मृति चिंतन पठन योग्यता का अभाव, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, तो अधिगम निर्योग्यता वाले बालक के अंतर्गत आने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सही है, इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे हैं समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो बिल्कुल वाइगोस्की ने क्या बताया है कि बच्चे जो हैं सामाजिक क्रिया के द्वारा सीखते हैं, अपने के समान व्यक्तियों के सामने अपने ही जैसे लोगों के साथ जो है समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ये तो आपका सही बिल्कुल कहा गया है। ऑप्शन जो आपके सामने दूसरा कथन है बी नंबर का, यानी 2 नंबर का, कि बुद्धि जो है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि कई सारे सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ऑप्शन सी है आपके सामने परिवार क्या है, तो बच्चे के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार क्या करता है, बच्चे के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चे का जो सामाजिकरण है वह परिवार से ही प्रारंभ होता है। और अगर परिवार में भी पूछ लिया जाए कि मुख्य रूप से कहाँ से, तो बच्चे का प्राथमिक पाठशाला और सामाजिक विकास सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा स्टार्ट होती हैं माता के पास से। ऑप्शन फोर्थ है आपके सामने कि विकास क्या है, तो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। बिल्कुल, विकास एक क्रम को फॉलो करता है, यानी सबसे पहले आपके सिर का विकास होगा, फिर आपके धीरे धीरे कंधे का विकास होगा, हाथों का विकास होगा, उंगलियों का विकास होगा और फिर पूरे धड़का और पैरों तक विकास होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि नीचे से हमारा विकास होना प्रारंभ हो जाए। चाहे बच्चे अमेरिका में पैदा हों, न्यूजीलैंड में पैदा हों, इंडिया में पैदा हों, शहर में पैदा हों, गाँव में पैदा हों, किसी भी जगह पैदा हों, उनका जो विकास है वो एक क्रम में ही होगा। वह उसका एक निश्चित क्रम है और एक व्यवस्थित भी है। ऑप्शन फोर्थ है कि विकास एकल आयामी होता है, मतलब विकास सिर्फ एक ही पथ से चल रहा है, एक ही तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है कि इनमें से सही है 1, 2, 3 व 4 सही है, 1, 3, 4 सही है, केवल 5 सही है या सभी सही हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सभी कथन सही हैं, लेकिन आपका एक कथन सही नहीं है, जो कि कहा गया है कि विकास एकल आयामी होता है। जी नहीं, विकास बहुआयामी होता है, विकास कई दिशाओं में होता है, विकास कई तरीके से हो सकता है। यहाँ पर हम विकास शारीरिक की बात नहीं कर रहे हैं, विकास के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो विकास किसी एक पक्ष में नहीं बल्कि कई पक्षों में बहुआयामी होता है, इसलिए आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 5 गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1, 2, 3 व 4 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सुमेलित हैं,
पूछा गया है कि सुमेलित हैं। ऑप्शन ए है संवेगात्मक बुद्धि अंतर्वैयक्तिक व अंतःवैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी है सामाजिक अधिगम प्रतिधारण और प्रत्यक्ष अधिगम के अंतर्गत आता है। अभिप्रेरणा चक्र में आवश्यकता, लक्ष्य, उन्मुखी व्यवहार और प्रबलता, प्रेरणा, उत्तेजन, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी पाई जाती है। मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपको जो सही उत्तर का चयन करना है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। 1, 2 व 3 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। तो इस प्रकार आज हमने अपने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्रैक्टिस सेशन को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाए या कम की जाए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और आपने आज कितने क्वेश्चन सही कर पाए, अपना स्कोर भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।